यमन के हुसीज यानी अंसारुल्लाह ने इजराइल के अगेंस्ट एक और बैटलफील्ड खोलने का ऐलान कर दिया है और ये बैटलफील्ड अब होगी मेडिटेरेनियन सी। जी हाँ, रेड सी को डिसरप्ट करने के बाद अब हुसीज पुरअज़म है कि इजराइल की जो हर तरफ से ट्रेड है और इनकी जो शिप्स हैं, इजरायली बाउंड शिप्स, इनको हर जगह से टारगेट किया जाएगा। और मेडिटेरेनियन सी, ये आप मैप पर देख सकते हैं, जो कि रेड सी से थोड़ा दूर है। इनका एक कनेक्शन है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी का, वो सुएज कैनाल है, एक आर्टिफिशियल ट्रेड रूट जो बनाया गया था इजिप्ट के अंदर से। अब हुसीज ये कह रहे हैं कि मेडिटेरेनियन सी में जो ट्रेड है उसको भी हम डिसरप्ट करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मेडिटेरेनियन सी में जो भी कश्तियां इजराइल की जानिब जा रही होंगी, हम उनको टारगेट करने के लिए भी अब रेडी हैं और हम उसी तरह कार्रवाइयां करेंगे जिस तरह हमने रेड सी में की हैं। और उन्होंने कहा कि इस डिसीजन को हम इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुसीज अपने इस बयान को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर भी सकते हैं या नहीं। तो मेडिटेरेनियन सी में हुसीज किस तरह पहुंच सकते हैं, सबसे पहले तो हमें इस पूरे रीजन को समझने की ज़रूरत है। रेड सी का हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। रेड सी में जो यमन का कोस्टल एरिया है सारा, वो बहुत ज़्यादा हुसीज के कंट्रोल में है। ये बाबुल मंडब स्ट्रेट, गल्फ ऑफ आइडन, यहाँ पर ये कश्तियों को टारगेट करते हैं और फिर अमेरिका भी जवाब में हमले करता है। अमेरिका और यूके ने मिलकर यमन के अंदर स्ट्राइक्स की थी इनको डिटर करने में, और उससे किसी हद तक हमने हुसीज की कार्रवाइयों में कमी भी देखी थी। अब रेड सी को अगर हम मजीद समझें तो ये अफ्रीका और अरब के बीच में एक नैरो पट्टी है समंदर की, और यहाँ से एशिया और यूरोप की बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है। अंसारुल्लाह के हमलों के बाद अमेरिका ने एक नेवल अलायंस बनाया जिसमें यूके ने इनका साथ दिया, और उसके बाद हमने देखा यूरोपीय यूनियन ने भी अपना एक मिशन रवाना किया जो कि इटली और ग्रीस के पानियों के करीब है, वो वेस्टर्न मेडिटेरेनियन सी बनता है। और जो इजरायली पोर्ट्स हैं, ये तेल अवीव वगैरह, ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की तरफ आती हैं। अब इस पूरे रीजन के मैप पर नज़र दौड़ाएं तो रेड सी की जानिब इजराइल का जो शहर है वो इलाद सिटी है, इलाद पोर्ट, जो कि इजराइल की एक सदर्न पोर्ट है और ये रेड सी की जानिब है। और यहाँ पर इन्होंने काफ़ी हद तक अपने ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए हैं और इलाद पोर्ट इस वक्त काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुकी है। 50% से ज़ायद वर्कर्स को निकाला जा चुका है और पोर्ट पर एक्टिविटीज़ बहुत कम है, क्योंकि इस एरिए से ट्रेड ना होने के बराबर है, क्योंकि इस तरफ से रेड सी है और उसको अंसारुल्लाह ने कर दिया है डिसरप्ट। और हमने ये भी देखा है कि ये 1000 मील का फासला है यमन से लेकर इलाद सिटी तक, यानी कि रेड सी का जो नॉर्दर्न एज है वो सदर्न एज से तकरीबन 1000 मील की दूरी पर है। फिर भी जो यमन के कुछ मिसाइल्स थे, जो हुसीज के मिसाइल, वो यहाँ तक पहुँचे हैं और उन्होंने काफ़ी हद तक इधर की कार्रवाइयों को मुतासिर किया है। तो इजरायली स्ट्रेटेजिक थिंकर्स ने सोचा कि ठीक है, हमारे पास तो नॉर्थ साइड पे मेडिटेरेनियन सी है और वहाँ पर जो इनकी मेन तेल अवीव पोर्ट है वहाँ से ये ज़्यादातर ट्रेड करते हैं, और मेडिटेरेनियन सी दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट शिपिंग ट्रेड रूट है। अब यहाँ इस समंदर के हवाले से बयान आ गया हुसीज का कि हम इसको भी नहीं बख्शेंगे। ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी बनता है जिसमें आप देख सकते हैं ये सारे ममालिक हैं, ये साइप्रस, लेबनान और ये यरूशलेम वगैरह, और मेडिटेरेनियन सी के वेस्टर्न एज में ये ग्रीस और इटली वगैरह की पोर्ट्स हैं। और यहाँ पर यूरोप के बहरी बेड़े भी बैठे हुए हैं हुसीज की किसी भी मुमकिन हमले से बचने के लिए और उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए। पहले यूरोपीय यूनियन ने यही कहा था कि हम जो अपना मिशन भेज रहे हैं अमेरिका के कहने पे वो सिर्फ डिफेंसिव मिशन होगा, यानी हम इनके खिलाफ कोई ऑफेंसिव कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। तो अब ऐसा लगता है कि ये जो हुसीज ने बयान दिया है कि अब हम मेडिटेरेनियन सी तक भी पहुँच सकते हैं और वहाँ भी इजरायली बाउंड शिप्स को टारगेट किया जाएगा। तो अब ये ख्याल किया जा रहा है कि EU अपने बहरी बेड़ों को एक्टिव कर देगा मेडिटेरेनियन सी में। और रेड सी के अंदर हमने पूरी दुनिया ने देखा है, दुनिया की टॉप जो दुनिया की 2 बड़ी नेवीज़ हैं US और UK, वो इनको पूरी तरह से फेल करने में नाकाम रही हैं। मतलब पूरी तरह से इनकी कार्रवाइयों को रोक नहीं सकी। किसी हद तक तो इन्होंने इनको डिटर किया है हुसीज को, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं वो भी इनकी कश्तियों को डुबो रहे हैं, वो उन्होंने हमले भी जारी रखे हुए हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि यमन के अंदर जो इनकी सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ईरान भी इनको सपोर्ट कर रहा है और हिजबुल्लाह के भी जो लोग हैं वो भी इनकी सफ़ों को ज्वाइन कर रहे हैं यमन के अंदर। और दूसरी तरफ सऊदी अरब इनके ख़िलाफ़ उस तरह
वो वाला एक्शन नहीं ले रहा जो अमेरिका चाहता है। सऊदी अरब इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहा और इनके अगेंस्ट भी नहीं जा रहा। तो ये एक बहुत बड़ा एज हुसीस को हासिल है जो इनकी निगोशिएशंस चल रही थी इस क्राइसिस से पहले। तो इसकी वजह से सऊदी अरब भी चुप बैठा, नहीं तो ये बड़ा बुरा हाल होना था अगर सऊदी अरब भी इस जंग में आ जाता। तो ये हुसीस पर ये हमले कर रहे होते और हुसीस जवाबन सऊदीज़ पर हमले कर रहे होते, तो वो सिचुएशन फ़िलहाल नहीं है। तो अब आप समझ चुके हैं मैप की मदद से कि ये रेड सी वाली पोर्ट्स हैं, रेड सी वाला रास्ता है जिसको ये हुसीज़ काफ़ी हद तक डिस्टर्ब करने में कामयाब रहे हैं। और जो इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज़ हैं वो दूसरे रूट्स को लेने पर मजबूर हैं और वो लंबे हैं, वो कॉस्टली हैं और वो बिल्कुल भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो मिस्र का कारोबार है, जो मिस्र का रेवेन्यू था जो इन कश्तियों से किराया लेता था ग्लोबल शिपिंग कंपनी से, वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ है। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये मेडिटेरेनियन सी तक कैसे आ सकते हैं। अब ये 1000 मील का जो फासला है ये अबूर करना काफ़ी मुश्किल है। इनके 1-2 मिसाइल तो पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर इनकी कार्रवाइयों की बात करें तो ज़्यादा ये बाबुल मंडब स्ट्रेट के करीब ही रही हैं, यानी यमन का जो कोस्टल एरिया है उसके करीब ही इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं। इससे आगे अमेरिका वगैरह भी इनको काफ़ी हद तक इंटरसेप्ट कर लेते हैं अगर ये आगे जाने की कोशिश करें। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि बाबुल मंडब स्ट्रेट में काफ़ी हद तक कश्तियों की जो आमदोरफ्त है उसको रोकने में कामयाब हुए हैं। पहले 80 के करीब शिप्स गुजरती थी एक दिन में, जो कि अब 29 से 30 रह गई हैं। और वो 29 से 30 भी ज़्यादातर रशिया और चाइना की शिप्स हैं। रशिया और चाइना ने इनसे मुआहदा कर लिया है हुसी से कि आप हम पर अटैक ना करें हमारी शिप्स को, और बदले में हम आपकी यूएन में मदद करेंगे, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में हम आपको पाबंदियां लगने से बचाएंगे। और इससे थोड़ी दूरी हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिबूटी पर रशियन और चाइनीज़ नेवीज़ की भी प्रेजेंस है, तो ये भी अमेरिकन इंटरेस्ट को अंडरमाइन करती है। अब हुसीस के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है याया सारे, उन्होंने इसकी रीज़न बताई है कि अब हम क्यों मेडिटेरेनियन सी तक आना चाहते हैं। उसकी रीज़न उन्होंने बताई है कि इजराइल एक अग्रेसिव मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है रफ़ा बॉर्डर में, जो कि नहायत गैर इंसानी है। इजराइल को अपने इन एक्शन से पीछे हटना होगा और इजराइल की जो रिलेंटलेस कैंपेन है उसको रोकना होगा। और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इजराइल जब तक कंप्लीट सीज़ फायर नहीं कर लेता और ह्यूमैनिटेरियन एड को गज़ा तक पहुंचने नहीं देता, हम अपनी कार्रवाइयों को जारी रखेंगे। कुछ इसी किस्म की डिमांड तुर्की ने भी पिछले दिनों इजराइल से की है कि कंप्लीट सीज़ फायर और ह्यूमैनिटेरियन एड का गज़ा तक पहुंचना। और इन दो चीज़ों के ना होने की वजह से टर्की ने अभी इजराइल के साथ अपनी कंप्लीट ट्रेड को ख़त्म करने का भी ऐलान किया, सस्पेंड कर दिया उन्होंने अपनी सारी ट्रेड। उसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि इस वक्त एक निगोशिएशंस चल रही हैं हमास और इजरायली गवर्नमेंट के दरमियान, इनडायरेक्ट निगोशिएशंस हैं जो कि इजिप्ट में भी चल रही हैं, जो कि दोहा में भी चल रही हैं। इनके ऑफिशियल्स आते हैं और अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व है, इजिप्ट इसमें इन्वॉल्व है, कतर इसमें इन्वॉल्व है। तो ये अब चाह रहे हैं कि किसी हद तक कोई पीस सेटलमेंट कर ली जाए। जबकि दूसरी तरफ हम नेतन्याहू के इरादों को देखें तो वो एक मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं रफ़ा के ऊपर, जहां पर तकरीबन 1.5 मिलियन से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं वो मशहूर हैं और वो बिल्कुल नकलो हरकत नहीं कर सकते। टेंट्स में उनकी बहुत बुरी हालत है, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो बहुत कम है। और जो लोग कुछ समंदर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं पानी वगैरह हासिल करने के लिए या थोड़ा सा उस घुटन के माहौल से बचने के लिए, उनको भी मार दिया जाता है। तो यहाँ पर एक पीस निगोशिएशन भी चल रही है और हुसीज़ के मुताबिक इजराइल ने अभी तक इस पीस डील को एक्सेप्ट नहीं किया और इस वजह से हम ये मेडिटेरेनियन सी पर हमलों का सोच रहे हैं। अब उस पीस निगोशिएशन में क्या बात हो रही है, इजराइल ने ये ऑफ़र किया मास को कि हम 40 दिन का सीज़ फायर कर लेते हैं, यानी 40 दिन की जंग बंदी, और उस दौरान आप हमारे 30 लोगों को छोड़ देंगे जो इजरायली कैप्टिव्स हैं, और इसके बदले हम भी कुछ दर्जनों में फ़लस्तीनी जो लोग हमारी हिरासत में हम उनको छोड़ देंगे। जबकि हमास के मुताबिक उनका सबसे अहम मुतालबा ये है कि इजराइल परमानेंट सीज़ फायर करे, अपनी फ़ौजों को निकाल ले गज़ा से और ह्यूमैनिटेरियन एड को गज़ा के अंदर आने दे इनडिस्क्रिमिनेटली। और ये जो रफ़ा पर ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे हैं इसको सोचना छोड़ दे। ये है हमास की डिमांड्स। अब डेफिनेटली ये जो दो डिमांड्स हैं हमास की और एक तरफ इजराइल की, इजरायली 40 दिन का चाहते हैं सीज़ फायर, जबकि हमास चाहता है टोटल विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स। तो ये डेफिनेटली एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप कह लें, दोनों के जो तजादात हैं वो मिलते नहीं हैं। तो
तो इस वजह से पिछले जितने भी राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए हैं वो बग़ैर किसी नतीजे पर ख़त्म हुए हैं। लेकिन अमेरिका ये काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा है कि इसमें इनको कामयाबी मिले। बीच में चाइना भी पड़ा है। चाइना ने फ़लस्तीन के डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनको अपने मुल्क में बुलाया है। चाइना ने हमास लीडरशिप को भी बुलाया है। इसके अलावा जो फ़तेह वहाँ पे ग्रुप है फ़लस्तीन में उनको भी बुलाया है और पावर शेयरिंग की बात की है कि फ्यूचर का जो सिनेरियो उसमें मिलकर हुकूमत की जाए। जबकि अमेरिका ये चाहता है कि जो फ़तह का सेक्शन है उसको वो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी का क़याम उनके ज़रिए अमल में लाया जाए जिसमें हमास माइनस हो। तो चाइना और अमेरिका अपने अपने तौर पर ये भी कोशिशें कर रहे हैं कि उनके हिसाब से कोई ना कोई डील फाइनलाइज हो जाए। लेकिन हमास की अपनी डिमांड्स हैं और इज़राइल की अपनी हठधर्मियाँ हैं। इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए यमन की ये जो फोर्सेस हैं इनका ये कहना है कि हम इस जंग को एक्सपैंड करने में देर नहीं करेंगे। हमने अभी तक जंग को सस्टेन किया है और इसको एक्सपैंड करने के लिए भी हम तैयार हैं और इसको दूसरे पानियों तक भी लेकर जा सकते हैं और ये हम अभी के अभी कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि हमारे इन एक्शन से हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया भी है जो ट्रैवल एंड टूरिज़म के ख्वाब देख रहा है। पिछले दिनों वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो सऊदी अरब में हो रही थी उसमें उनके मिनिस्टर ने कहा कि हमें इस जंग से कोई ख़तरा नहीं, हमारे जो ट्रैवल एंड टूरिज़म के प्लान्स हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत दूर हैं। लेकिन सऊदीज़ को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जारी रहा तो इसके शोले सऊदीज़ तक भी आएंगे। और सऊदी अरब इस वक्त प्लानिंग कर रहा है बड़े बड़े नए नए शहर बनाने की, एडवांस सिटीज़। ये न्योम सिटी ये भी रेड सी के नॉर्दर्न एज पर वाक़ है न्योम सिटी। तो सऊदीज़ इस हवाले से भी बड़े परेशान है कि बड़ा पैसा इन्होंने झोंका हुआ है यहाँ पर वो ज़ाया ना हो जाए। अब न्योम सिटी के बाद आता है इलाद का सिटी जो इज़राइल का है। अगर इलाद डिस्टर्ब हो सकता है तो आप खुद सोचें न्योम भी डिस्टर्ब हो सकता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल में। इस वक्त सऊदीज़ को भी अपना एक प्रॉमिसिंग और प्रैक्टिकल किरदार अदा करना चाहिए इस जंग के ख़ात्मे के लिए, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए। सऊदी अरब का इस वक्त स्टैंस ये है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन के हामी हैं और फ़लस्तीनियन स्टेट के क़याम तक, ऑफिशियल क़याम तक हम इज़राइल को तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इनके बैकडोर इज़राइल से ताल्लुकात भी हैं, बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। ये बातचीत करते हैं, ये तो इनको तस्लीम करने के करीब थे जब ये पूरा मामला शुरू हो गया। तो इस वक्त चूँकि सऊदी अरब भी ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। वो हुसी से भी नहीं बिगाड़ना चाहते और वो अमेरिका से भी नहीं बिगाड़ना चाहते और उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स का भी ख्याल है। ये रेड सी के साथ साथ ही सारा ट्रैवल एंड टूरिज़म इसको डेवलप कर रहे हैं। तो जब तक सऊदीज़ कोई डिसाइसिव बात नहीं करेंगे ये मामला ऐसे ही फंसा रहेगा। सऊदीज़ बैकडोर तो बातचीत करते हैं लेकिन खुलकर वो सामने नहीं आ रहे। डेफिनेटली उन्होंने सबसे बनाकर रखनी है। उनकी अप्रोच इस वक्त ट्रेड एंड कनेक्टिविटी वाली हुई है, सिर्फ इकॉनमी का वो सोच रहे हैं। इसलिए वो इज़राइल से भी हाथ में लाना चाहते हैं, इसलिए वो ईरानियों से भी हाथ में ला चुके हैं, इसलिए वो यमन के अंसारुल्लाह से भी बातचीत करने को तैयार हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में हुसीज़ का ये जो क्लेम है कि हम मेडिटेरेनियन सी पर हमले के लिए तैयार हैं, क्या हुसीज़ मेडिटेरेनियन सी में वाकई हमला कर सकते हैं और इजरायली इंटरेस्ट को नुकसान पहुँचा सकते हैं, या इनके जो बयानात हैं वो एक रेटरिक से ज़्यादा कुछ नहीं। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन पर दबाना ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।